So hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic, which is Building and Other Constructions Workers Act 1996. So guys, this is a very important act which is included in Unit 8 of Labor Welfare, and the code is 55. So all the students who are preparing for code 55, that is HRM or Labor Welfare, must watch this video very carefully because it is going to be very helpful for our exams. So guys, ये जो टॉपिक है, मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो फाइनली आई हैव मेड द वीडियो. So before starting, I would like to say that please subscribe, like and share my video. Okay guys, so let's start. So guys, सबसे पहले I would like to So guys, सबसे पहले तो हम contents discuss कर लेते हैं. So the contents are introduction, applicability of the act, some definitions, central advisory committee, expert committee, appointment of the registering of officer, registration of the establishment, revocation, appeal, beneficiary of the fund, registration of building workers as beneficiary, and last penalty and procedures. इसके बाद I will be discussing the previous year question which were included in the last year paper, and then हम लोग ये सब एक एक करके आप डिस्कस करते हैं. ओके गाइज, सबसे पहले वी वुड बी लाइक टू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस एक्ट टू यू. So the name of the act, which is being told you earlier also, that the name of the act is Building and Other Construction Workers Act, जिसे हम Regulation of Employment and Condition of Service के नाम से भी बोलते हैं, and it was established in the year 1996. तो ये year याद करना बहुत ज़रूरी है. Now it extends to the whole of India. It came into force on 1st day of March 1996. It was enacted in the Parliament in 47th year of the Republic. एंड ये जो एक्ट है, इसका पर्पस ये है टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू प्रोवाइड फॉर देयर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर. सो गाइज, ये जो एक्ट है, इसका जो मेन पर्पस है या मेन एम है वो ये है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग के वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी देखना, हेल्थ देखना एंड वेलफेयर के प्रोविजंस देखना. ओके, तो फटाफट से इसकी एप्लीकेबिलिटी पे चलते हैं. जो एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की वो ये है कि इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में 10 या 10 से ज़्यादा बिल्डिंग वर्कर्स वर्क कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग में, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ चल रहा है. सो अगर कहीं भी 10 से ज़्यादा बिल्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 उस पर एप्लीकेबल होगा. ओके, तो ये जितने भी मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, अंडरलाइन करे हुए हैं, उनको आप अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर से. सेकेंड हमारा जो है वो है डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस एक्ट. तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट लुक्स आफ्टर द रेलवेज, पोर्ट्स, माइन एंड ऑयल फील्ड. एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे अदर केसेस, इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयमेंट आता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी इज अनदर डेफिनेशन. बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि जितने भी बिल्डिंग वर्कर जो सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन्हें बेनिफिशियरी के अंदर डाला जाता है. ये सेक्शन 12 को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेनिफिशियरी कौन से बिल्डिंग वर्कर के कौन से सेक्शन में आता है. तो ऑलमोस्ट इसका जैसे सेक्शन में ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपको चूज करना होता है, तो ये सेक्शन 12 को इसलिए मैंने हाईलाइट किया है. देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ अ बोर्ड. बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड का मतलब है कि एक बोर्ड बनाया गया स्पेसिफिकली फॉर द बिल्डिंग वर्कर्स, और उस बोर्ड का नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. ठीक है. देन कम्स द बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क होता क्या है. इसके अंदर गाइज बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने इंक्लूड कर दी हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हैं जिससे कि अगर बाई चांस इफ एनी चांस क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि क्या क्या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आता है तो आप टिक कर सकते हैं. जैसे कि कंस्ट्रक्शन आता है, ऑल्ट्रेशन आता है, रिपेयरिंग आती है, डिमोलिशन, मेंटेनेंस आता है, रिलेटेड टू बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड, रेलवे, ट्रैमवे, एयरफील्ड, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल वर्क,
ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑयल गैस इंस्टॉलेशन, रेडियो, टेलीविजन एंड एटसेट्रा। तो ये गाइस आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार यू विल जस्ट रीड एंड जस्ट कीप इन योर माइंड कि कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग वर्क से। ओके, देन कम्स द बिल्डिंग वर्कर। क्या होता है? बिल्डिंग वर्कर मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड टास्क, एनी सेमी स्किल्ड टास्क, क्लेरिकल वर्क, सुपरवाइजरी वर्क, अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क, जिसको भी रिवॉर्ड या सैलरी दी जाती है विच इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड इन कनेक्शन टू कोई भी बिल्डिंग वर्क या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंडर, तो उसको वो सब बिल्डिंग वर्कर के अंदर आते हैं। पर इट डजेंट इंक्लूड एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल रोल्स, जो कि मैनेजरियल अपर लेवल के रोल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, एंड द वंस whose wages are more than 1600 rupees per month, they are also not included in this building worker. Then comes the establishment. Establishment का मतलब होता है who employs the building workers in any building or other construction work and includes an establishment belonging to a contractor but does not include an individual employs such worker in any building or construction. इसका मतलब मैं आपको गाइज सिंपल हिंदी में बता देती हूँ। इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट जो कि सिर्फ बिल्डिंग वर्कर्स के लिए एम्प्लॉय करी हो, कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, वो सब इस्टेब्लिशमेंट में आता है, पर ये वो इंक्लूड नहीं करेगा जो किसी इंडिविजुअल ने खरीदी है और उसकी टोटल कॉस्ट है जो कंस्ट्रक्शन की वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं आते हैं। ठीक है, यही लिखा है, बट डजंट इंक्लूड एन इंडिविजुअल हु एम्प्लॉयज वर्कर इन रिलेशन टू हिज ओन रेजिडेंस, द टोटल कॉस्ट नॉट बीइंग मोर देन 10 लाख, जिसकी कॉस्ट भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं है और उसने अपने पर्सनल ओन रेजिडेंस पर वो इंडिविजुअल ने खरीदा है, तो वो नहीं आएगा एस्टैब्लिशमेंट में। ओके, देन कम्स देन कम्स द सेक्शन 3, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है, इसका पर्पस ये है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स अराइजिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। इसका पर्पस ही ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करना और एडवाइस करना ऐसे मैटर्स पर जो इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन पे लाने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक्ट से रिलेटेड, वो सबको असिस्ट करता है ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब ये किन किन से बनता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इसमें सबसे पहले तो एक चेयरपर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। उसके बाद 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसमें से 2 हाउस ऑफ पीपल इलेक्ट करते हैं और 1 इलेक्ट होता है काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर से। ठीक है, तो ये जितना भी बोल्ड करके मैंने हाईलाइट करके लिखा है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। देन कम्स द डायरेक्टर जनरल, जो मेंबर होता है एक्स ऑफिशियो, और अदर जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम आपके 13 मेंबर्स अदर मेंबर्स में से हो सकते हैं और मिनिमम आपके 9 हो सकते हैं। ये पूरा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का जितना भी मैंने लिखा है पॉइंट्स, वो सब नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। देन कम्स दी सेक्शन 5, एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जिसमें क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं जिनको स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्क की नॉलेज होती है और वो उसी में क्वालिफाइड होते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को रूल्स और प्रोविजंस बनाने के लिए असिस्ट कर सके, एडवाइस कर सके। ओके, अब ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको फीस और अलाउंसेस दी जाती हैं क्योंकि वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कमिटीज़ की अटेंड करते हैं और गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, तो उन्हें एज अकॉर्डिंगली फीस और अलाउंस दिया जाता है। देन कम्स दी सेक्शन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब ये अपॉइंटमेंट क्यों होता है रजिस्टरिंग ऑफिसर का? ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं, इनको गैजेट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट वो अपॉइंट करती हैं, जो कि which thinks to be fit for the post of registering officer। अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, ये जो गवर्नमेंट होती है एजी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो क्या करती है, इनकी लिमिट्स डिफाइन कर देती है रजिस्टरिंग ऑफिसर की और उनकी पावर्स उनको दे देती है जिससे कि वो एक्सरसाइज करें उस पावर को कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब उनकी पावर्स क्या होंगी, क्या करेंगे वो लोग? रजिस्टरिंग ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट अपने सेक्शन में इंक्लूड किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का काम क्या होता है। अब क्या होता है कि इन रिलेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट है उसको कमेंस करने के लिए हमें 60 डेज का टाइम मिलता है। अपने डे जब हम स्टार्ट करते हैं काम, उससे 60 दिनों के अंदर अंदर वी हैव टू रजिस्टर आवर एस्टैब्लिशमेंट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। अब क्या होता है, हर एप्लीकेशन में जो फॉर्म होता है उसके साथ पर्टिकुलर्स होते हैं और उसके साथ एक फीस भी अकम्पनीड होती है जो प्रिस्क्राइब्ड होती है, वो आपको देनी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन।
फिर क्या होता है, जैसे ही कि आप एप्लीकेशन रिसीप्ट दे देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, वो क्या करता है, आपका रजिस्टर कर देता है एस्टेब्लिशमेंट और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट का क्या नाम होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है, आप उतने ही टाइम में उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, आप वो भी प्रिस्क्राइब उसमें लिखी होती हैं, यू हैव टू अबाइड दैट। फिर क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं ओनरशिप में या फिर कोई अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर में कुछ एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में चेंजेस कराने हैं या फिर कोई भी चेंजेस, तो एम्प्लॉयर को, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को विद इन सर्टिफिकेट के 30 डेज में वो चेंजेस बताने पड़ते हैं, तभी वो चेंज कर पाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, 60 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं उस अपने रजिस्ट्रेशन के नाम में या फिर किसी मैनेजमेंट के नाम में कुछ भी, वो फिर आपको विद इन 30 डेज में बताना होता है एम्प्लॉयर को, ऑफिसर को, चेंजेस के बारे में। ओके, ये जितने भी हाईलाइट करे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए किए हैं बिकॉज यू कैन जस्ट नोट डाउन, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं 60 डेज 30 डेज, ये सब याद करने के लिए आते हैं, क्वेश्चंस आ जाता है। देन कम्स दी सेक्शन 8 रिवोकेशन। अब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन रिवोक भी हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, वो या तो मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, कुछ सप्रेशन था उसमें, कोई भी मटेरियल फैक्ट या प्रोविजन उसमें कंपाइल्ड नहीं थे रिलेटेड टू वर्क, और किसी रीजन से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन जो किया गया है वो यूजलेस और इनइफेक्टिव है, तो वो वहीं के वहीं उस एस्टैब्लिशमेंट को रिवोक कर सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन को। ओके, और उसके बाद जब रिवोक हो जाता है, पर उसके बाद एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसकी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी जो भी उसकी एग्री जो पार्टी होती है उसके सुनने के लिए, उसको हर्ड किया जाता है उसके, क्योंकि क्यों रिवोक किया गया, तो उसको एक चांस दिया जाता है बस। बट ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो रिवोक कर सकता है जब वो चाहे। अब सेक्शन 9 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपील। अब जब ये रिवोक हो जाता है और एक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर को भी दी जाती है अपना साइड सुनाने के लिए कि क्यों उनका रिवोक करा गया है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है, एक अपील के फॉर्म में। अब एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसे बिल्डिंग वर्कर के जो एम्प्लॉयर हैं वो अगर एग्रीव्ड है सामने वाली पार्टी जो कि ऑफिसर है उनके डिसीजन से, विद इन 30 डेज जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसके सिर्फ 30 डेज के बाद ही, मतलब 30 डेज के ड्यूरेशन में ही उन्हें एपेलेट ऑफिसर को अपील देनी पड़ती है। अब ये जो एपेलेट ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन होते हैं, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही उन्हें नॉमिनेट करती है इन कामों के लिए, अपील्स को देखने के लिए कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो गलती से भी उसका रिवोक हो गया और एस्टैब्लिशमेंट, और उसकी बात सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो एपेलेट ऑफिसर से अपील की जाती है, एम्प्लॉयर अपील करता है उससे, और ड्यूरेशन याद रखिएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद फिर एक प्रोविजन आता है, अगर एपेलेट ऑफिसर को लगता है कि उसने जो कॉज दिया है वो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है अपील के लिए कि हाँ गलती से उसका रिवोक हुआ है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज भी वो ये एंटरटेन कर सकता है। पर इसमें पूरा जो डिसीजन है वो एपेलेट ऑफिसर के हाथ में है कि वो एंटरटेन करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो 30 डेज ही था, बट अगर उसको ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी जेन्युइन रीजन, जो सफिशिएंट कॉज है, तो वो एक्सपायरी ऑफ 30 डेज के बाद भी देख सकता है। गाइस मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जितनी भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत की है इस पर, प्लीज इसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद क्या होता है, अपील की रिसीप्ट मिलने के बाद एपेलेट ऑफिसर एक अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयर को, उसकी बात सुनता है, कंफर्म करता है, मॉडिफाई करता है, या फिर रिवर्स भी कर सकता है रिवोकेशन को, मतलब रिवोकेशन को हटा के दोबारा रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है अगर पॉसिबल है, अगर वो सही अपील दे रहा है एम्प्लॉयर तभी। फिर क्या आता है हमारा सेक्शन 11 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियरीज ऑफ द फंड। बेनिफिशियरीज ऑफ द फंड मतलब एवरी बिल्डिंग वर्कर जो है वो एक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है बेनिफिशियरी, और उसको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बोर्ड से इस एक्ट में। मैंने आपको बताया था सेक्शन 12, तो वही है सेक्शन 12 ये आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एंड बेनिफिशियरी। ये होता क्या है, एवरी बिल्डिंग वर्कर जो 18 साल की एज कंप्लीट कर लेता है बट 60 ईयर्स का नहीं होता है, और जो भी किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड है फॉर नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज काम करना जरूरी है पिछले 12 महीने में, वो इस बेनिफिशियरी प्रोविजन के अंडर
रजिस्ट्रेशन उसका करना वो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एप्लीकेशन इसकी भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फॉर्म होता है, उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें लिखी होती हैं, प्रोविजंस लिखे होते हैं, और वो ऑथराइज हो जाता है कि वो बेनिफिशियरी के अंदर आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ी भी होती है इसकी, बट इस बेनिफिशियरी की जो फॉर्म की फ़ी है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं एक्सीड करती कभी भी। ओके गाइस, तो ये समझ में आ गया। 18 से 60 एज तक 90 डे काम किया और पिछले 12 महीने में आर एलिजिबल अंडर बेनिफिशियरी सेक्शन 12 ऑफ बिल्डिंग एक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, ठीक है। और 50 रुपए इसकी फी होती है। फिर क्या होता है, अगर ऑफिसर ऑथराइज करता है बोर्ड को, अगर वो सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेंट ने सारे प्रोविजंस एक्ट के कंपाइल करे हैं, तो वो क्या करता है, उसका नाम रजिस्टर कर लेता है बेनिफिशियरी में कि 18 साल से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा नहीं है, सारी प्रोविजंस हम मैच करते हैं उसके, तो वो उसका रजिस्टर कर देता है बेनिफिशियरी सेक्शन 12 में। फिर क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन इससे एग्रीव होता है कि उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया उसमें बेनिफिशियरी के अंडर किसी वजह से, तो वो विद इन वही 30 डेज में अपील दे सकता है। अब इस केस में एपेलेट को नहीं, सेक्रेटरी को, बोर्ड के, ठीक है। और फिर डिसीजन सेक्रेटरी के हाथ में होता है फाइनल। उसके बाद सेक्रेटरी जो होता है वो एंटरटेन कर सकता है, जैसे पहले भी केस में था कि एपेलेट ऑफिसर एंटरटेन कर सकता है अगर जेन्युइन रीजन हो, यहाँ पर भी जो सेक्रेटरी है वो अपील को एंटरटेन कर सकता है 30 डेज के बाद भी, अगर वो सेटिस्फाइड है बिल्डिंग वर्कर के कॉज से, मतलब सफिशिएंट कॉज है, जेन्युइन कॉज है। ओके फिर उसके बाद क्या होता है, उसको सेक्रेटरी को इन सब चीज़ों के रजिस्टर्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये सेक्शन 12 बेनिफिशियरी समझ में आया हो। इसके बाद हमारा लास्ट आता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। अब क्या है, यहाँ प्रोविजंस है, वहाँ इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। अगर कोई भी पेनल्टी लगती है किसी भी प्रोविजन को जो सेफ्टी मेजर से रिलेटेड होते हैं उसे कॉन्ट्रावीन करते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट होती है 3 महीने की और फाइन लगता है 2000 रुपीज़। फिर अगर वही सेम प्रोविजन जो है वो कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रावीन करने के लिए, तो एडिशनल 100 रुपीज़ एवरी डे लगते हैं। अगर सेम ऑफेंस के लिए दोबारा गिल्टी किया जा रहा है उस एग्रीव्ड पर्सन को, वो जो पर्सन है उसे, वो दोबारा फेलियर हो रहा है उस प्रोविजन को कॉम्प्लाइंस में लेने से, वो नहीं कर पा रहा है उसको प्रोविजन को फॉलो, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी जाती है। एंड उसकी जो फाइन होता है, उसका जो क्राइटेरिया जो स्लैब है वो है 500 रुपये से 2000 रुपीज़ तक। उसके बाद फेलियर टू गिव द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट। अगर आप नोटिस ऑफ कमेंसमेंट देने के ही फेलियर हो गए, मतलब आप बताया ही नहीं आपने कि आपने कमेंस कर दिया है कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की हो सकती है एंड फाइन 2000, या फिर दोनों चीज़ें साथ में। लास्ट है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, वो है 3 महीने एंड फाइन है 1000 रुपीज़, या दोनों हो सकता है। तो ये गाइस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन कम्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स रिक्वायर्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। तो ऑप्शंस हैं 5, 7, 10 या 12। तो इसका आंसर है 10 या उससे ज़्यादा। सेकेंड क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द डिसीजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग कैन प्रेफर एन अपील टू द सेक्रेटरी विद इन हाउ मच स्पैन ऑफ टाइम। तो कितने स्पैन ऑफ टाइम में वो बात कर सकते हैं, अपील दे सकते हैं सेक्रेटरी को, 60 डेज, 20 डेज, 15 डेज या 30 डेज। ये तो मैंने अभी समझाया था, बहुत ईजी है। ऑप्शन डी 30 डेज। Okay guys, so thank you so much for watching this video. I hope guys आपको Building and Other Construction Workers Act 1996 समझ में आया होगा अच्छे से. I have invested a lot of energy in making this video, so I hope you liked it. Please share, subscribe and like my video. Thank you so much for watching it. This is Mahima signing off from the video. Goodbye.